हम लोग बच्चों अभी बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन में गॉस लॉ के बारे में, ग्रेविटेशन में गॉस के नियम के बारे में। हमारे पास में सपोज कीजिए बच्चों कोई हॉलो बॉडी है, ये कोई हॉलो बॉडी है, ये लीजिए इस तरह से मैं इतने इतने रीजन को शेडेड कर रहा हूँ बच्चों। जिस रीजन को मैं शेडेड कर रहा हूँ उस रीजन में मास है, लेकिन ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जहाँ पर मेरा हाथ इस समय है, इसमें कोई मास नहीं है। तो गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे बच्चों तो वो जीरो होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो इनसाइड अ हॉलो बॉडी। कोई भी हॉलो बॉडी होगी बच्चों, उसके भीतर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। ये गॉस के नियम का कथन है, उसका स्टेटमेंट है। जैसे सपोज कीजिए इसके इनसाइड में कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए ए, यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ बी, इधर कोई पॉइंट लेता हूँ सी, इधर कोई पॉइंट लेता हूँ डी। इनमें से कोई भी पॉइंट लेता हूँ बच्चों, मैंने ये 4 पॉइंट लिए, इन 4 पॉइंट के अलावा आप चाहे तो और भी कोई पॉइंट ले लीजिए। इन तमाम पॉइंट्स पर जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो जीरो आएगी। ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर, जी पर, एच पर, जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों उन सभी पॉइंट्स पर इस पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी आनी है? जीरो आनी है। मैं इसको अब दूसरी तरह से कह के बताता हूं। सपोज कीजिए ये आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, मतलब इसमें हर जगह पर मास है। अब सपोज कीजिए मैं इसके इस किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी बच्चों, ये आपने एक हॉलो इस तरह का एक सॉलिड स्फीयर लिया, आपने एक सॉलिड स्फीयर लिया है और आपको पॉइंट पी पर क्या बतानी है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पी पर क्या होगा बच्चों? ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, जहां पर ये वाला जो रीजन है बच्चों, जहां पर मास है, ये वाला मास है, ऑफ कोर्स यहां पर भी मास है और मास यहां पर भी है, लेकिन क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो सिर्फ इसके इनसाइड वाले मास के कारण आएगी, सिर्फ इस वाले मास के कारण आएगी। लेकिन ये वाला जो मास आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, इस मास के कारण पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। अगेन आई एक्सप्लेन यू पीपल, भाई पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस वाले मास के कारण आएगी, लेकिन इस वाले मास के कारण इस पॉइंट पर कितनी आएगी बच्चों? जीरो। जैसा मैंने कहा आपसे कि किसी भी पॉइंट पर उसके बाहर के मासेस के कारण ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलती। जो भी इंटेंसिटी मिलती बच्चों वो उसके अंदर के मास के कारण मिलती है। इनके कारण मिलेगी, इसमें जितना भी मास आएगा बच्चों उसके कारण मिलेगी, लेकिन इन सारे मास के कारण पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी बच्चों, वो कितनी आ जाएगी? वो जीरो आएगी। हम अभी एग्जांपल्स करेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। बट अभी के लिए मैं सिर्फ इसको इस स्टेटमेंट को आपको बोल ही सकता हूँ। हाँ, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है कि ऐसा कैसे, बट अभी हम उस जो प्रूफ है बच्चों उसको साइड पे रखते हैं। अभी सिर्फ हम समझने के काम करते हैं कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं बच्चों कि किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। आप इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर इसके इनसाइड उसके आउटसाइड मास के कारण जीरो होगी। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, किसी भी पॉइंट पर उनके आउटसाइड जो भी मास आ रहा होगा उसके आउटसाइड मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, और जो भी इंटेंसिटी होगी बच्चों को उसके इनसाइड मास के कारण ही होगी। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो उसके केवल और केवल इनसाइड मास के कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके इनसाइड मास के कारण होती है, और आउटसाइड मास के कारण किसी भी पॉइंट पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती। इनसाइड मास के कारण रहेगी लेकिन आउटसाइड मास के कारण नहीं रहेगी। अब जैसे इस केस में देखिए, पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी पॉइंट आप लीजिए, इन सारे मास के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी बच्चों? जीरो आएगी। अब इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर इन सारे मास के कारण यहाँ पर कितनी होगी? जीरो। लेकिन ये वाला जो मास है बच्चों इसके कारण ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी। हम इसको बच्चों इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस करते हैं जिससे आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एग्जैक्टली कि इस केस में हो क्या रहा है। देखिए, हम यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम सबसे सिंपल सा केस एक लेते हैं। हम लोग ले रहे हैं बच्चों एक स्फेरिकल शेल। आई एम टेकिंग अ स्फेरिकल शेल, एक गोलाकार कोश में ले रहा हूँ। अब ये स्फेरिकल शेल में लेता हूँ, ये लीजिए ये मैंने एक स्फेरिकल शेल लिया। स्फेरिकल शेल जैसे कि टेनिस बॉल आपको पता है स्फेरिकल शेल होती है, जो अंदर उसके कोई मास नहीं होता, वो हॉलो होती है, केवल मास जो है बच्चों इसकी बाउंड्री पर है, इसके सरफेस पर है। अब सपोज कीजिए ये एक ऐसा शेल है बच्चों जिसका मास कितना है?
कैपिटल एम, जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। मैंने बच्चों एक स्फेरिकल शेल लिया जिसका मास लिया मैंने कैपिटल एम, जिसकी रेडियस मैंने ली कैपिटल आर। अब बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि इसकी सरफेस पर, और मुझे इसके आउटसाइड, इन तीनों पॉइंट्स पर बच्चों क्या करना है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, हमें यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल दे रखा है, एक गोलाकार कोश दे रखा है। स्फेरिकल शेल का मतलब आप समझते हैं, जिसकी केवल बाउंड्री पर मास हो, उसके इनसाइड कहीं पर भी कोई मास नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, एक स्फेरिकल शेल ऐसा है जिसका टोटल मास है कैपिटल एम, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। आपको इसके इनसाइड, इसके सरफेस और इसके आउटसाइड, इन तीनों पॉइंट पर बच्चों ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बात करनी है। कैसे करेंगे हम उसको समझते हैं, बच्चों। मैं वन बाय वन आपको कराता हूं, और बहुत अटेंशन देने की जरूरत होगी बच्चों, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए अभी यहाँ पर नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स गॉस लाही आपके लिए एक नया फंडा है। देखिए आपको क्या करना है बच्चों, अगर आपको जहाँ पर इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर बताना है, जबकि उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी स्मॉल आर, अब क्या करेंगे, आपको जहाँ कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, जहां कहीं आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बच्चों, वहां पर आप एक काम कीजिए, एक ऐसा हाइपोथेटिकल अपने मर्जी से एक स्फीयर मान लीजिए, ये लीजिए, जहां कहीं आपको निकालनी है बच्चों, वहां पर आप इस तरह से एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मान लीजिए। अपने मर्जी से एक स्फीयर मैंने एज्यूम कर लिया। मैंने स्फीयर क्यों एज्यूम किया मैं वो भी बताता हूँ। जैसी बॉडी की शेप है, बॉडी की शेप कैसी है, स्फेरिकल, इसलिए मैंने जो सरफेस वहाँ पर एक एज्यूम कर ली है बच्चों, वो भी मैंने स्फेरिकल ले ली है। जैसी बॉडी की शेप होगी वैसे ही वहाँ पर आप जो है बच्चों सरफेस मान लेंगे। और ये जो सरफेस हम माना करते हैं बच्चों, इससे हम लोग बोला करते हैं गॉसियन सरफेस। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस सरफेस इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस। इसे गॉसियन पृष्ठ हम लोग नाम दिया करते हैं, टेक्निकली इसे गॉसियन सरफेस नाम दिया था। अब देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मेरे पास में एक स्फेयर है, मेरे पास में एक स्फेरिकल शेल है, उसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर, उसकी सरफेस पर और उसके इनसाइड, इन तीनों पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो जहां पर मुझे बतानी थी बच्चों, वहां पर मैंने एक हाइपोथेटिकल स्फेयर अज्यूम कर लिया, उस स्फेयर को मैंने गॉसियन सरफेस नाम देना है। मैंने स्फेयर क्यों अज्यूम किया है, जैसी बॉडी की शेप वैसे ही सरफेस की भी शेप, बॉडी स्फेरिकल, सरफेस भी स्फेरिकल। अगर मान लीजिए बॉडी यहाँ पर स्फेयर ना होते हुए एक सिलेंडर होती, एक सिलेंडर, एक बेलन होती लाइक दिस, तो वहां जो सरफेस आप एज्यूम करते बच्चों वो भी आप सिलेंड्रिकल मानते। एनीवेज, अब आपको क्या करना बच्चों, आपको ये एक स्फेरिकल शेल दे रखा था जिसका मास कैपिटल एम है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल बताना है। आपने स्फेरिक मान लिया। अब ये दीजिए साहब, इसे मैंने नाम दे दिया P। अब इस पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी बच्चों वो कितनी होगी, Gm अपॉन कितना बच्चों, आर स्क्वायर, Gm बाय आर स्क्वायर। भाई इसका मास कितना है कैपिटल एम, और इसकी रेडियस कितनी है। अभी आप देखें इस केस में क्या करते हो, तो जैसा आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा बच्चों कि अगर बॉडी पॉइंट मास है तो वेल एंड गुड, अगर बॉडी पॉइंट मास नहीं है तो उसके सारे के सारे मास को बच्चों हम लोग सेंटर पे लोकेटेड मान लेते हैं। इफ इट इज अ स्फीयर, इफ इट इज नॉट अ पॉइंट मास, तो क्या होता है बच्चों, सारे के सारे मास को इसके सेंटर पे एज्यूम मान लेंगे, और इस तरीके से जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो Gm बाय आर स्क्वायर आ जाएगी, वो Gm बाय आर स्क्वायर आ जाएगी। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए हमने क्या करा, हमें जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी वहां पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान ली, वो सरफेस हमने स्फेरिकल ली है, क्योंकि जो एक्चुअल बॉडी आपको दे रखी है बच्चों वो स्फेरिकल है, गोलाकार है। और उस सरफेस को गॉसियन सरफेस नाम दिया, और उस पॉइंट पर अपन ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकाले तो बच्चों बड़े सिंपल तरीके से वो Gm बाय आर स्क्वायर आ जाएगी। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ये एक बात है बच्चों। अब रही बात ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी बच्चों हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना होगा, माइनस Gm बाय आर। माइनस Gm बाय आर क्यों, क्योंकि हम क्या करते होते हैं ऐसे केस में, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे मास को बच्चों हम लोग सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। द होल मास ऑफ द बॉडी में बी एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। पूरा का पूरे मास को बच्चों हम लोग सेंटर पे लोकेटेड मान लेंगे, केंद्र पर केंद्रित मान लेंगे। ये दीजिए साहब, आपके पास में आ गया, आपने पूरे के पूरे मास को कहां पर कंसंट्रेटेड मान लिया, सेंटर पे। तो भाई आपको पता है कि अगर ये पूरा मास कैपिटल एम इसके सेंटर पर ही होता, अगर ये पूरा मास बच्चों इसके सेंटर पर ही होता तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस Gm बाय आर आता, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल आर होती, यह आ जाता।
लेकिन बच्चों ये फंडा यहाँ लग गया, ये फंडा यहाँ लग गया, लेकिन अगर मुझे इसे कहीं और लगाना होगा तो फिर मुझे इसे लगाने में बच्चों थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब मैं अभी एग्जांपल करूंगा आगे तो आपको समझ में आएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो सीधा गॉस लॉ को फॉलो करके निकाल दी कि जो भी इंटेंसिटी आनी वो पूरे अंदर के मास के कारण आनी है, और बाई चांस फॉर्चुनेटली यहाँ पे पूरा का पूरा मास अंदर ही था, इसलिए इतनी हो गई, और पोटेंशियल आपके पास डायरेक्ट फार्मूला था। लेकिन अगर इस तरह के केसेस में बच्चों हमको जब भी कभी पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। हम लोगों के पास में जो रिलेशन है बच्चों, पोटेंशियल बराबर क्या, इन्फिनिटी से आर ई डी आर, इस तरह से हम लोग बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन जानते हैं कुछ ऐसी। अब ये लीजिए बच्चों, ये इन्फिनिटी है, ये स्मॉल आर है, और कैपिटल ई की वैल्यू कितनी बच्चों, कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ पर आप जानते हैं कितनी है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर है। और इस तरीके से बच्चों यदि हम देखें तो ये जी एम और ये क्या होगा बच्चों, ये इन्फिनिटी से स्मॉल आर, आर की पावर -2 इंटीग्रेशन डी आर, ये जी एम, और r की पावर -2 का इंटीग्रेशन बच्चों -1 अपॉन -1 होगा। जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं, और लिमिट जो होगी बच्चों वो इन्फिनिटी से स्मॉल r होगी। अभी माइनस को यहाँ पर ले आइए, माइनस को यहाँ ले आएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा -gm, और ये r की पावर -1 हो जाएगा बच्चों 1/r। ये देखिए बच्चों, -1 को आप यहाँ ले आइए, -1 को यहाँ ले आएंगे तो -gm, और r की पावर -1 क्या होगा बच्चों 1/r, और लिमिट कितनी होगी, इन्फिनिटी टू स्मॉल r। अब ये क्या होगा, -gm, और लिमिट क्या होगी बच्चों 1/r -1/इन्फिनिटी, -gm, और ये 1/r -1/इन्फिनिटी। और इस तरीके से बच्चों ये क्या आएगा, -G अपॉन स्मॉल r। सो दिस विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, गुरुत्वीय विभव आ जाएगा। हालांकि अभी भी डायरेक्ट आपके पास में आ गया था, लेकिन क्या बच्चों, दिस मेथड वुड बी द करेक्ट अप्रोच। ये मेथड जो होगी बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट अप्रोच होगी, और क्यों होगी वो थोड़ी देर में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट अभी के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, हमने बिल्कुल गॉस लॉ को फॉलो करके हुए, क्योंकि पूरा मास अंदर था इसलिए फील्ड इंटेंसिटी इतनी आ गई। पोटेंशियल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पर डायरेक्ट निकालना खतरे से खाली नहीं है, और खतरा किस बात का भी आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे होगे कि सर बार बार बोल रहे हैं, पर वो खतरा समझ में नहीं आ रहा। और जहाँ तक पोटेंशियल का बात है बच्चों, तो पोटेंशियल कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल लिया जाएगा, और ये आपके पास में काम हो जाएगा। अब बच्चों मैंने अभी कहाँ पर निकाला, अभी मैंने जो फील्ड पोटेंशियल निकाला वो उसके बाहर निकाला। अब मैं अगर इसके बाहर ना निकालते हुए बच्चों यही केस लेता हूँ जिसमें मैं इसके सरफेस पर काम करता हूँ। कहाँ पर, सरफेस पर। ये मेरे पास में स्फेरिकल शेल है, और मुझे बच्चों इसके सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इंटेंसिटी बतानी है। जबकि स्मॉल आर की डिस्टेंस कितनी बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सेम होंगे, क्योंकि भाई स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। स्मॉल आर जो है बच्चों वो सेंटर से डिस्टेंस है, और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। और बाई चांस इस केस में क्या हो रहा है, आप सरफेस पर ही पॉइंट दे रहे हो, और चूंकि वो पॉइंट आप सरफेस पर ले रहे हो बच्चों, इसलिए स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है। अब जहां कहीं आपको निकालनी है बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, जहां कहीं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहां पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लीजिए। ऐसी आपने एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान ली, ये बिल्कुल बाउंड्री पर ही आएगी। ये मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके बना दिया है ताकि हमको समझ में आए कि हाँ हमने एक सरफेस बनाई है। अदरवाइज ये जो सरफेस है बच्चों, जिस सरफेस को हम लोग क्या नाम दिया करते हैं, इस सरफेस को हम लोग बच्चों नाम दिया करते हैं गॉसियन सरफेस। इससे बच्चों हम लोग नाम दिया करते हैं गॉसियन सरफेस, जहां कहीं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अब इस केस में क्या हो रहा है, गॉसियन सरफेस और स्फेरिकल शेल की सरफेस बाई चांस दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के दोनों बच्चों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक ही जगह पर हैं। अब क्या होगा बच्चों, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, अगर मैंने मिटा दिया ये, अगर कॉपी नहीं कर पाए हो तो थोड़ा सा पीछे ले जाके कॉपी कर लीजिएगा। बट अभी हमें अगर बच्चों हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी होती है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के मास के कारण होती है, उसके अंदर के मास के कारण होती है। अब बाई चांस यहाँ पर किसी किसी के जहन में आता है कि सर देखिए स्फेरिकल शेल की जहां सरफेस है, स्फेरिकल शेल की जहां सरफेस है, आपने गॉसियन सरफेस भी वहीं पर मान ली है, तो इस केस में हम क्या करें, मास को उसके अंदर माने कि उसके बाहर माने।
होप आपको समझ में आ रहा होगा कि साहब आप देखिए ये स्फेरिकल शेल की सरफेस है और गॉर्जियन सरफेस भी यहीं के यहीं है, तो इस केस में क्या माना जाए, मास को अंदर माना जाए कि मास को उसके बाहर माना जाए। तो ऐसे केस में क्या करा करते हैं हम लोग मानते होते हैं बच्चों कि जो मास है वो उसके तनिक सा अंदर है, हल्का सा अंदर है, हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने देखा बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि सर ऐसा हम क्या करें, अंदर माने बाहर माने, जैसा मैंने आपसे अभी कहा बच्चों। तो मैंने इस केस में क्या होगा, आप ये मान लेंगे कि जो गॉर्जियन सरफेस है वो सरफेस से हल्की सी ऊपर है, हल्की सी ऊपर है, क्योंकि इट इज़ अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कि सरफेस पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है। सरफेस पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है मतलब तयशुदा बात है बच्चों कि वहाँ पर जो मास है वो हम मान रहे हैं कि हल्का सा उसके भीतर है, या यूँ कहें कि गॉर्जियन सरफेस हल्की सी उसकी बाहर है, हल्की सी, बिल्कुल माइन्यूट। अभी तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आ गई। और जहां तक पोटेंशियल का सवाल है बच्चों, क्यों आ गई, क्योंकि आपने पूरे के पूरे मास को कहां पर लोकेटेड मान लिया बच्चों, द एंटायर मास ऑफ द स्फेरिकल शेल हैज बीन एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। पूरे के पूरे मास को बच्चों हमने केंद्र पर केंद्रित मान लिया है, पूरे मास को हमने सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया। तो ये लीजिए साहब फील्ड इंटेंसिटी हो गई। और पोटेंशियल का जहाँ तक सवाल है बच्चों, तो पोटेंशियल भी वैसे ही किया जा सकता है, पूरे के पूरे मास को आपने कहाँ पर मान लिया, सेंटर पे। अब इसके पूरे मास को आप सेंटर पे मान लेंगे तो ये पूरा मास सेंटर पर आ गया। अगर पूरा मास सेंटर पर आ गया तो नेचुरल बात है ये जो पॉइंट आप ले रहे हैं, इन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर होगी। तो फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई, पोटेंशियल ये आ गया। भाई इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो होगी कैपिटल आर, तो फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों ये, और पोटेंशियल आएगा ये। ऐसे कर लीजिए। लेकिन मेरा हिदायत आपको ये बच्चों कि आप इसे इंटीग्रेशन के माध्यम से कीजिए, इन्फिनिटी से कैपिटल आर ई डी आर, ये आपके पास में है। और ई की वैल्यू कितनी बच्चों, ई की वैल्यू आएगी इस केस में कितनी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर और डी आर, ये तो होगी बच्चों। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, देखिए इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको जो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, सरफेस पर निकालना है। तो सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है। मतलब आप ये रहा इन्फिनिटी से इसकी सरफेस तक आ रहे हो, आप इन्फिनिटी से बच्चों इसकी सरफेस तक आ रहे हो, मतलब इसके बाहर आ रहे हो। इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक आपको इंटीग्रेट करना, मतलब आप इन्फिनिटी से यूनिट मास को, भाई 1 kg के मास को लाने में जितना वर्क किया जाता है, 1 kg के मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क करते होते हैं बच्चों, उसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलते होते हैं। अब हम जब 1 kg के मास को यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए, तो सिर्फ और सिर्फ हम उस 1 kg के मास को बाहर से लेकर आए, अंदर तो नहीं गए। इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, जो फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है बच्चों, वो प्लस वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, वो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों। और मतलब सॉरी, बाहर वाला फार्मूला लगाएंगे। और बाहर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी आपने, कितनी थी बच्चों, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये लीजिए जी एम बाय आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अभी देखिए ये कैपिटल जी और कैपिटल एम तो बच्चों कांस्टेंट है, यहाँ लिमिट इन्फिनिटी से कैपिटल आर और आर की पावर -2 डी आर। भाई ई का आपको इंटीग्रेशन करना है, और ई की वैल्यू कितनी, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू क्या बच्चों, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और इस तरीके से बच्चों ये कैपिटल जी एम बाहर आ गया और आर की पावर -2 हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो ये कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, और आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन -1, और लिमिट क्या होगी बच्चों, इन्फिनिटी से कैपिटल आर लिमिट होगी ये। और ये हो जाएगा बच्चों -GM, और r की पावर -1 हो जाएगा बच्चों 1/r, और लिमिट होगी इन्फिनिटी से कैपिटल आर। और इस तरीके से v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -GM अपॉन -GM है बच्चों ये, और लिमिट क्या आ जाएगी 1/R -1 इन्फिनिटी। भाई स्मॉल आर की जगह पहले कैपिटल आर रखा, फिर स्मॉल आर की जगह इन्फिनिटी रख दिया। और इस तरीके से v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -GM बाय कैपिटल आर, क्योंकि 1/इन्फिनिटी तो बच्चों यू नो दैट इट विल बिकम 0। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, और इस तरीके से आपके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। और ये ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी थी। मैं एक बार फिर समझाता हूं बच्चों, आपको सरफेस के किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है।
सरफेस के किसी पॉइंट पर बच्चों आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है। अब जहां कहीं आपको बताना होगा बच्चों, वहां पर क्या करेंगे, आप एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लेंगे। और यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम मास को उस सरफेस के अंदर माने कि बाहर माने। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, ऐसे केस में हम मास को उसके तनिक सा अंदर मान लेंगे, हल्का सा, थोड़ा सा, छोटा सा अंदर मान लेंगे बच्चों। तो पूरा का पूरा मतलब मास उसके अंदर, अब मास अगर उसके अंदर है तो ये पूरे मास को बच्चों आप उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। यू कैन एज्यूम इट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। फिर इंटेंसिटी आ गई। तो अब आपको पोटेंशियल निकालना, तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे। अब बच्चों जब आप 1 kg के मास को इन्फिनिटी से सरफेस तक लेकर आए तो आप सिर्फ उसके बाहर रहे, आप उसके अंदर नहीं गए। नोटिस कीजिए, आप यहां से लेकर यहां तक आए तो आप केवल बाहर बाहर रहे, और चूंकि आप केवल बाहर बाहर रहे बच्चों, इसीलिए आप ई का जो फार्मूला लगाएंगे वो भी सिर्फ बाहर बाहर वाला ही लगाएंगे। ये अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। अब उसके बाद में आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा कुछ, और लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा। ऐसा हम डायरेक्ट भी लिख चुके थे और आपने इंटीग्रेशन क्या करके करा तब भी आपके पास में आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। हमने उसके आउटसाइड भी कर लिया बच्चों, उसके इनसाइड भी कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम उसके आउटसाइड कर लिया, उसके सरफेस कर लिया, अब हम उसके इनसाइड काम करते हैं। देखिए ये स्फेरिकल शेल, और बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके इनसाइड ये मैंने पॉइंट लिया जिसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है, इसके इनसाइड इस पॉइंट पर बच्चों मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता रहा हूं। इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। भाई ये आपके पास में एक स्फेरिकल शेल थी, गोलाकार कोश था, ये लीजिए, ये आपके पास में एक स्फेरिकल शेल है जैसा कि आप पा रहे हैं। इसके इनसाइड इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। और जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों कि जहां कहीं हमको बतानी होती है वहां पर हम हमारी मर्जी से एक हाइपोथेटिकल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, और जैसी बॉडी की शेप होती है बच्चों वैसी ही सरफेस वहां पर एज्यूम कर लेंगे। जैसी बॉडी की शेप है बच्चों वैसे ही मैंने वहां पर सरफेस एज्यूम कर ली। अब मैंने ये सरफेस तो एज्यूम कर ली, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमने इस सरफेस को हम क्या बोलते होते हैं, इस सरफेस को बच्चों जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम इसे गॉसियन सरफेस कहते होते हैं। गॉसियन सरफेस कहते होते हैं बच्चों। अब गॉसियन सरफेस पे आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 0, क्योंकि आप देखिए अभी गॉस लॉ की बिगिनिंग हमने किससे करी कि किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। देखिए यहाँ पूरा का पूरा जो मास आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों वो गॉसियन सरफेस के बाहर है। क्या वो गॉसियन सरफेस के अंदर है? इज देयर एनी मास इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस? अभी तक क्या होता था, आप पूरे के पूरे मास को सेंटर पे लोकेटेड मान लेते थे, पूरे के पूरे मास को आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते थे। अब मुझे आप अगर बताएं तो क्या बताएंगे भैया कि इसमें तो पूरा का पूरा मास उसके बाहर, उसके भीतर तो कुछ भी मास है ही नहीं। और जब उसके भीतर कोई मास नहीं है बच्चों तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। ये आ गई। अब रही बात बच्चों क्या, पोटेंशियल कैलकुलेट करने की। पोटेंशियल कैलकुलेट करने जाएंगे बच्चों, अब आप अगर वो डायरेक्ट फार्मूला लगाएं कि सर हम पोटेंशियल के लिए लिख दें माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे हम लोग पोटेंशियल निकालने जा रहे थे तो क्या लिख देते माइनस जी एम बाय आर। तो क्या ये करना सही होगा यहाँ पर कि हम बोले सर इसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है इसलिए ये लिख दीजिए? हो सकता है किसी के जहन में आए कि सर वो जो पॉइंट जहां पर आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल बता रहे हैं वो पॉइंट सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है इसलिए माइनस जी एम बाय आर लिख दीजिए। पर ये लिखना बच्चों यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा, उसके पीछे क्या कारण है हम अभी मैथमेटिकली देखेंगे बच्चों। पिछले 2 केस में आपके पास में डायरेक्ट आपने फार्मूला लगा दिया तो आपका काम हो गया था, पर यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ ये काम नहीं हो पाएगा बच्चों। हमें यहाँ पर अगर काम करना है तो हमारे लिए सबसे सहूलियत भरा वाला काम यही है बच्चों कि हम क्या करें, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक ई को इंटीग्रेट करें। आप क्या करेंगे बच्चों, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक आप ई को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब आपने क्या करना है बच्चों, इन्फिनिटी से 1 kg के मास को यहाँ तक लेके आना है। 1 kg के मास को आप क्या करेंगे, 1 kg के मास को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आइए। यू विल नीड टू ब्रिंग दिस 1 kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। अगेन आई रिवाइज, भाई आप 1 kg के मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आइए। इस पॉइंट तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा बच्चों उसे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलेंगे।
अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्टली कि हाँ हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है भैया कि 1 kg के मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क करते हैं उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखिए ये स्फीयर था, ये स्फेरिकल शेल था, आपको इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, तो आप इन्फिनिटी पर गए, इन्फिनिटी से 1 kg के मास को यहाँ तक लेकर आए। भाई 1 kg के मास को आपने वहां से पिक किया और उस 1 kg के मास को आपने वहां से पिक करके आप यहां पर लेकर आ गए। यू विल डू सम वर्क, वो वर्क ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा और वो कैसे निकाला जाएगा बच्चों, v को निकाला जाएगा इंटीग्रेशन EdR, ये लीजिए ये आपके पास में होगा। अब बच्चों एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से अगर हम देखें तो 1 kg के मास को जब हम यहाँ से यहाँ तक लाए तो यहाँ थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो रही है। इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, मतलब इसके आउटसाइड इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, भाई ये डिस्टेंस कितनी है, ये कैपिटल आर है ना, स्फेरिकल शेल की रेडियस को कैपिटल आर लिया गया है ना, तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों उसका फार्मूला है Gm/r²। उसका फार्मूला क्या है, Gm/r²। भाई मतलब उसके बाहर इन्फिनिटी से लेकर कैपिटल आर तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है Gm/r²। और उसके बाद में बच्चों कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर मतलब उसके इनसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों वो जीरो है, वो जीरो है। भाई किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है वो उसके भीतर के मास के कारण आती है, उसके बाहर के मासेस के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। अब यहाँ आपने जो गॉसियन सरफेस मानी बच्चों उसके इनसाइड कोई मास नहीं था, जो भी मास था वो उसके आउटसाइड था, इसलिए उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो आ गई। अब आप 1 kg के मास को जब आप यहाँ से यहाँ लेके आते हैं बच्चों, तो एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो दो तरीके से वेरी कर रही है। आउटसाइड मतलब इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक वो ऐसे वेरी कर रही है, और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक वो वेरी जीरो हो रही है। तो बच्चों अब इसे इंटीग्रेट करिए, v बराबर ये कैपिटल Gm तो कांस्टेंट है, यहाँ पर इन्फिनिटी से कैपिटल R और R की पावर -2 dr, और ये जीरो हो जाने के कारण बच्चों इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। जीरो का निश्चित समाकलन बच्चों जीरो होता है। तो ये v बराबर क्या आएगा, v बराबर आएगा बच्चों कैपिटल Gm और r की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/-1 और लिमिट बच्चों इन्फिनिटी से कैपिटल R प्लस जीरो, कुछ ऐसी होगी। और इस तरीके से बच्चों ये क्या आ जाएगा, अब v बराबर -Gm और r की पावर -1 यानी 1/r इन्फिनिटी से कैपिटल R, ये आ गया। और इस तरीके से बच्चों ये क्या आ गया, -Gm और यहाँ लिमिट पुट करेंगे 1/R -1/इन्फिनिटी, और इस तरीके से बच्चों अब v बराबर आ जाएगा -G_M/R। ये लीजिए, क्योंकि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी बच्चों, 1/इन्फिनिटी की बच्चों वैल्यू होती है जीरो, लाजमी है। तो ये -Gm और फिर स्मॉल r की जगह कैपिटल R और स्मॉल r की जगह इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। तो इनसाइड किसी पॉइंट पर अगर मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखा, इनसाइड किसी पॉइंट पर बच्चों अगर मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखा तो ये उतना ही आया है जितना कि सरफेस पर आया था। अभी देखिए मैं मिटा चुका हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले सरफेस पर आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला यही लिखा है -Gm/r। सरफेस पर आपने जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फार्मूला लिखा है बच्चों वो क्या लिखा है, -G M/R, बिल्कुल वही का वही फार्मूला यहाँ पर आया। अभी आप देखिए अगर मैं इनसाइड किसी पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी बोलूँ तो वो तो झट से निकल गई। अभी पोटेंशियल निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पोटेंशियल निकालने में हम क्या करते होते हैं, हम ये करते हैं कि सारे के सारे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं और उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल देते हैं। अब सारे मास को आपने सेंटर में मान लिया, डिस्टेंस स्मॉल r ले ली, दिक्कत हो गई। आपके पास में आंसर ये आया, लेकिन इंटीग्रेशन करके बच्चों ये आया। सो डोंट गो फॉर डायरेक्ट मेथड। जब भी आप, जहाँ तक फील्ड इंटेंसिटी की बात है बच्चों, वो तो आप सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक निकाल देंगे, लेकिन जहाँ तक पोटेंशियल का सवाल है तो पोटेंशियल के लिए बच्चों बाकायदा आप तो ये इंटीग्रेशन वगैरह लगाइए, और इंटीग्रेशन लगा देने के बाद में आप ये काम कर लीजिए। तो ये बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों ने अभी जो भी कुछ डिराइव किया बच्चों उसको एक बार वापस से एनालिस्ट करते हैं और फिर हम लोग इसको ग्राफिकली समझते हैं। आपने एक स्फेरिकल शेल लिया है, ये लीजिए,
आपने एक स्फेरिकल शेल लिया बच्चों, जिसका मास कितना है कैपिटल एम, जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर। आपने इसके आउटसाइड, सबसे पहले आप देखिए आउटसाइड, अगर मैं बात करूं आउटसाइड का मतलब क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी बच्चों, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो डायग्रामेटिकली क्या होगा, आउटसाइड मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा, कहीं यहां पर होगा, और जो पॉइंट इसके आउटसाइड होगा बच्चों, जो इसके बाहर होगा, यदि मैंने इसके आउटसाइड कोई पॉइंट ले लिया, ये लीजिए, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगी, स्मॉल आर विल डेफिनेटली एक्सीड कैपिटल आर, स्मॉल आर की बच्चों वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगी। तो इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई बच्चों, जी एम बाय आर स्क्वायर, इतनी आ गई। और जहां तक पोटेंशियल का सवाल है बच्चों, तो वो कितनी आ गया, वो आ गया माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, जो पोटेंशियल है बच्चों वो माइनस जी एम बाय स्मॉल आर आ गया। अब ये तो हमने बात करी इसके आउटसाइड की, और मैं यदि बच्चों अब बात करूं इसके सरफेस की, अगर मैं बात करता हूं बच्चों इसकी सरफेस की, एक सेकंड पहले मैं इसे मिटा देता हूं, हमने पहले आउटसाइड लिया, उसके बाद में बच्चों यदि वो पॉइंट जो है वो इसके सरफेस पर ही लिया जाए तो क्या पिक्चर आती है। तो बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, बट डायग्रामेटिकली देखें तो देखिए ये कैपिटल आर है और पॉइंट भी आपने सरफेस पे लिया है, मतलब वो दोनों आपस में बराबर डिस्टेंस पर हो गए। अब वो दोनों बराबर डिस्टेंस पर हो गए बच्चों, तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आई है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई बच्चों कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ये लीजिए, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। और जहाँ तक पोटेंशियल का सवाल है बच्चों, तो पोटेंशियल क्या आया था, पोटेंशियल आया था जी एम अपॉन आर, माइनस साइन लगा दीजिए, ये आ गया आपके पास। और तीसरी बात बच्चों, यदि पॉइंट हम इसके इनसाइड लेते हैं, इफ वी टेक द पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ये लीजिए स्फेरिकल शेल, अब यहाँ पर बच्चों ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। अभी बच्चों अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो आएगी, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी बच्चों। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल अभी आपने डिराइव किया, वो कितना आ गया, वो आ गया बच्चों माइनस जी एम बाय आर। आप देखिए उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन फील्ड पोटेंशियल आया बच्चों, वो वही आया है जो उसकी सरफेस पर है। सरफेस पर पोटेंशियल क्या था, माइनस जी एम बाय आर, और इनसाइड भी क्या आया, माइनस जी एम बाय आर। तो ये बड़ी काम की चीज़ है बच्चों की, इनसाइड जो है पोटेंशियल वही आ रहा है जो सरफेस पर आ रहा है। अब जरा इसको हम थोड़ी और तरीके से समझते हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पर जो स्मॉल ई है बच्चों, वो आर जो ई है वो स्मॉल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ई कम होता जाएगा। और v जो है बच्चों, v यहाँ पर देखिए तो v यहाँ पर स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर e स्मॉल r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और v स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आउटसाइड कोई पॉइंट, हमने ये कहाँ पर लिया है, आउटसाइड लिया है ना, तो आउटसाइड इसके किसी भी पॉइंट पर बच्चों जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ई कम होता जाएगा, वैसे वैसे वी कम होता जाएगा। भाई जब मैं इस स्फेरिकल शेल से दूर जाऊंगा तो स्मॉल आर बढ़ता जाना है। भाई जैसे जैसे मैं स्फेरिकल शेल से दूर जाऊंगा वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, और जब स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो ई कम होता जाएगा और वी भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इनसाइड देखूं बच्चों, तो इनसाइड तो किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, किसी भी पॉइंट पर, फिर वो पॉइंट इसके सेंटर पर हो, इससे डिस्टेंस पर हो, इससे डिस्टेंस पर से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, मतलब इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों वो स्मॉल आर पर डिपेंड कर ही नहीं रही। भाई इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो आ रही है, इररिलेवेंट कि वो पॉइंट कहां पर है, दैट पॉइंट वेदर इज लाइंग एट द सेंटर और एट सम डिस्टेंस और एट सम मोर डिस्टेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके इनसाइड आप कोई भी पॉइंट लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, वो बच्चों डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। और अगली बात बच्चों वो जो होगा यहाँ पर, ये तो ई की बात थी। अब यदि मैं बात करता हूँ बच्चों वी के बारे में, तो जो वी होगा वो वी भी स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए वी के फार्मूले में जो भी एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो सब कांस्टेंट है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, माशाल्लाह पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। कैपिटल एम इस स्फेरिकल शेल का मास वो भी कांस्टेंट है, और कैपिटल आर इस स्फेरिकल शेल की रेडियस वो भी कांस्टेंट है। देखो ना आप इस फार्मूले में कहीं पर भी स्मॉल आर आ रहा है क्या,
वेरिएबल अगर कोई है तो बच्चों वो स्मॉल आर है। नेचुरली अलग अलग पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, जो स्मॉल आर होगी बच्चों, वो अलग अलग होगी भाई, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की बहुत ज़्यादा। तो डिफरेंट पॉइंट की स्मॉल आर डिफरेंट होगी बच्चों, पर यहाँ पर तो सब पॉइंट की स्मॉल आर, यहाँ पर तो स्मॉल आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस फार्मूले में स्मॉल आर आ ही नहीं रहा, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है। लेकिन आउटसाइड अगर इनसाइड अगर बोला जाए तो इनसाइड तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो आ रही है, इररिलेवेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, वेदर द पॉइंट इज लाइंग एट द सेंटर और एट सरफेस, या थोड़ा सा और दूर या थोड़ा सा और दूर, वो उस पर डिपेंड कतई भी नहीं कर रही, कतई भी नहीं निर्भर नहीं कर रही बच्चों। और पोटेंशियल में भी इसको आप ग्राफिकली समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने आपसे कहा बच्चों, ये हमारे पास में स्फेरिकल शेल था, ये हमारे पास में स्फेरिकल शेल था बच्चों, ये उसका सेंटर ओ है। अभी यदि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, यदि मैं स्मॉल आर और ई के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इफ आई प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ई एंड स्मॉल आर, अभी देखिए ये आपने स्फेरिकल शेल लिया, एक ऐसा स्फेरिकल शेल लिया बच्चों जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब बच्चों जब मैं सेंटर से यहाँ तक जाऊँगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी प्लस आर, और जब मैं सेंटर से इस तरफ जाऊँगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी माइनस आर। होप आपको समझ में आया है। जब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, सेंटर से यहाँ तक जा रहे हैं भाई, आप जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉल आर ऑफकोर्स सेंटर से बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, आप इस डायरेक्शन में जाइए तो स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, इस डायरेक्शन में जाइए तो भी स्मॉल आर बढ़ता जाएगा। भाई आप ऐसे जा रहे हो, दूर जा रहे हो, स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है, इधर जा रहे हो तो भी बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप देखें बच्चों तो इसके इनसाइड कहीं पर भी लीजिए, आप इसके इनसाइड कहीं पर भी लीजिए बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो जीरो आएगी। इसके इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों वो कितनी आएगी, जीरो, जीरो आ रही है, देखिए वो जीरो आ रही है। और सरफेस पर पहुंचने के बाद, सरफेस पर कितनी आ रही है बच्चों, सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर वो कहीं पर भी हो, फिर वो पॉइंट सरफेस का ये वाला हो या ये वाला हो, सरफेस का कोई भी पॉइंट लीजिए तो वहां पर कितनी आएगी बच्चों, जीएम बाय आर स्क्वायर। और सरफेस के बाहर क्या होगी, जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस के बाहर होगी बच्चों जीएम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, और स्मॉल आर बढ़ेगा तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों वो कम होती जाएगी। ये लीजिए, वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ। लाइकवाइज यहाँ पर भी देखिए तो वो जो ग्राफ है बच्चों वो ऐसा मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए हमको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगर मैं इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट की बात करता हूँ तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी। तो देखिए इसको मैंने जीरो पर ड्रॉ करा है, ये जो ग्राफ है बच्चों इसे मैंने कहाँ पर ड्रॉ किया, इसे मैंने जीरो पर ड्रॉ किया। और सरफेस पर पहुंचते से ही इंटेंसिटी जीएम बाय आर स्क्वायर हो गई, ये आ गई। और जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे बच्चों वैसे वैसे वो सरफेस के बाहर का फार्मूला ये वाला है, ये वाला है ना। और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, और जब स्मॉल आर बढ़ेगा बच्चों तो क्या होगा, स्मॉल आर बढ़ने पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, वो कम होती गई। ये लीजिए साहब, तो ये तो हो गई बच्चों बात इनसाइड की, या सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। अब मैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बाद में पोटेंशियल के बारे में बात करूं बच्चों, अब मैं यदि पोटेंशियल के बारे में ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल के बारे में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो पोटेंशियल में मैं क्या पाऊंगा बच्चों, पोटेंशियल में आप देखिए इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आ रहा है, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा है ये उतना ही आ रहा है जितना कि सरफेस पर था। भाई सरफेस पर कितना था, सरफेस पर पोटेंशियल था माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। सरफेस पर पोटेंशियल था बच्चों माइनस जी एम बाई कैपिटल आर सरफेस पर, और वही का वही इनसाइड भी है। देखिए स्मॉल आर पर वो डिपेंड कर नहीं रहा, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन स्मॉल आर, वो स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप कोई भी पॉइंट लीजिए हमेशा उतना ही आ रहा है जितना कि सरफेस पर है। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बच्चों इसी का, अगर मैं वैसा का वैसा ही ग्राफ बनाऊं तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों, पोटेंशियल ऐसा रहेगा, जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही अंदर भी है, जितना पोटेंशियल सरफेस पर है बच्चों उतना ही अंदर भी है। ये लीजिए सरफेस पर और उसके अंदर उतना ही रहेगा। और उसके बाद में क्या होगा बच्चों, उसके दूर जाएंगे तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, और स्मॉल आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो नेचुरल सी बात है बच्चों पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो देखिए यहाँ
अगर मैं देखूं तो अंदर कितना पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल उतना ही बच्चों जितना कि सरफेस पर था, Gm/r। और आगे आप माइनस साइन लगा दीजिए। माइनस साइन का वैसे मतलब आप जानते हैं बच्चों, माइनस साइन का बेसिकली मतलब होता है कि हम जब इन्फिनिटी से 1 kg के मास को लाते हैं तो ऑलरेडी इनमें अट्रैक्शन का फोर्स था, तो हमें लाने में वर्क करना नहीं पड़ा, वर्क तो अपने आप हो गया, ये माइनस आ गया। और सरफेस पर भी कितना, सरफेस पर भी पोटेंशियल उतना ही बच्चों जितना कि अंदर था, या अंदर भी उतना ही जितना कि सरफेस पर था। पूरे वॉल्यूम में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे वॉल्यूम में जो पोटेंशियल है बच्चों वो कांस्टेंट है। और उसके बाद में जब आप आउटसाइड आ गए तो आउटसाइड कितना आ गया बच्चों, आउटसाइड आ गया -Gm/r। आउटसाइड अगर आप आ गए बच्चों तो आउटसाइड पोटेंशियल आ गया कितना, -Gm/r। इस तरह से तो ये स्फेरिकल शेल में आपने क्या देखा बच्चों कि उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0 है, सरफेस पर इतनी और बाहर बच्चों इतनी। अब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, तो स्मॉल आर बढ़ेगा बच्चों तो फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ये हो गया। और जैसा आप इस तरफ करेंगे वैसा ही आप इस तरफ भी करेंगे। और जहां तक पोटेंशियल का सवाल है बच्चों, तो पोटेंशियल जितना अंदर, जितना सरफेस पर है उतना ही जितना सरफेस पर है उतना ही अंदर भी है। तो आप देखिए सरफेस पर और अंदर पूरे वॉल्यूम में एक जैसा लिया आपने, वो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, वो स्मॉल आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। और जहां तक फील्ड इंटेंसिटी का सवाल है बच्चों, तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, वो भी स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रही थी, तो वो भी इनसाइड जो थी बच्चों वो पूरे वॉल्यूम में एक जैसी थी, और कितनी थी, 0 थी। तो ये कुछ बात है बच्चों। अभी अगला वाला हम केस देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बच्चों हम लोगों ने एक स्फेरिकल शेल लिया था, अब मैं स्फेरिकल शेल लेने की बजाय बच्चों एक सॉलिड स्फेयर लेता हूं। हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एक सॉलिड स्फेयर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने एक सॉलिड स्फेयर ले लिया, ठोस गोला और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। यूनिफॉर्म से मतलब जिसमें हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, हम एक सॉलिड स्फेयर ले रहे हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर। लिख लीजिएगा आप यहां पर बच्चों, एक आपके पास में है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, ये लीजिए साहब, आपने यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर लिया। एक ऐसा स्फेयर बच्चों जिसका मास कैपिटल एम है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। आपको क्या करना है बच्चों, वही घिसी पिटी सी बात, इसकी सरफेस पर, इसके आउटसाइड और इसके इनसाइड, इन तीनों पॉइंट्स पर आपको फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों बताने हैं। तो मैं आपको अब बच्चों सलाह दूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, एक यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर आपको दे रखा है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर से मतलब ये होता है कि इसकी मास की जो डेंसिटी है बच्चों वो हर जगह एक जैसी है। ऐसा नहीं कि कहीं मास जो है बच्चों उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं मास की डेंसिटी कम है, नहीं, हर जगह मास की डेंसिटी एक जैसी है। आपको इन तीनों पोजीशन पर बच्चों फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों की गणना करनी है। मेरी जैसे हमेशा हिदायत रहती है, वीडियो को पॉज करके करिए। देखिए, आप ये सॉलिड स्फीयर आपने लिया, ये रहा सॉलिड स्फीयर, ये रहा साहब। अब आप क्या करते हैं बच्चों, इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं। तो आउटसाइड किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो जहां पर आपको फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बच्चों, वहां पर आप एक हाइपोथेटिकल स्फीयर अज्यूम कर लीजिए। जहां कहीं आपको फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, अब वहां पर एक हाइपोथेटिकल स्फीयर मान लीजिए। मैंने जैसा आपसे कहा बच्चों कि जैसा ओरिजिनल बॉडी का शेप होता है वैसे ही शेप की हम वहां पर सरफेस मान लेते हैं। अब ये जो सरफेस है बच्चों, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट में जीएस लिख दिया। अब इस जगह पर जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, जी। और देखिए इस केस में पूरा का पूरा जो मास है बच्चों, इसका जो पूरा का पूरा मास है वो उसके इनसाइड है। द इंटायर मास, द होल मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। पूरा का पूरा बच्चों इसके इनसाइड है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी बच्चों, Gm/r²। फिर वही वाली बात होगी बच्चों कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे के पूरे मास को सेंटर पे लोकेटेड मान लेंगे। होल मास ऑफ द बॉडी विल बी एज्यूम टू बी लोकेटेड एट द सेंटर, मान लिया। तो आप पूरे के पूरे मास को सेंटर पे मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे बच्चों। तो ये पूरा का पूरा जो मास था कैपिटल एम, वो सेंटर पर आ गया। तो कैपिटल एम से इसकी डिस्टेंस होगी स्मॉल आर, ये आ गया, समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। आपने पूरे मास को सेंटर पे मान दिया, तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी बच्चों स्मॉल आर, तो फील्ड इंटेंसिटी आ गई। और जहां तक पोटेंशियल का सवाल है बच्चों, तो अब डायरेक्ट लिखना बंद कीजिए। अब आप इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कीजिए, ई डी आर।
और v बराबर बच्चों इन्फिनिटी स्मॉल r, और e की वैल्यू कितनी बच्चों, e की वैल्यू है gm अपॉन आर स्क्वायर dr, ये लीजिए। और इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, आप करके देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से स्मॉल r। मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब तो हमने 2-3 बार कर लिया इसको, तो ये हमारे पास में है, और ये हो जाएगा -gm और 1/r -1/इन्फिनिटी, और इस तरीके से बच्चों और v की वैल्यू आ जाएगी -Gm अपॉन स्मॉल r, क्योंकि 1/इन्फिनिटी विल बिकम 0। तो दिस इज द पोटेंशियल इनसाइड, दिस विल बी द पोटेंशियल इनसाइड। उसके इनसाइड जो पोटेंशियल है बच्चों वो आएगा -Gm/r। उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा बच्चों वो आएगा -Gm/r, और उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो इतनी आएगी। सॉरी, इनसाइड बोल रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चों, आउटसाइड। कई बार होता है कि हमारा ध्यान जो है ना कहीं चला जाता है, मेरा भी चला गया था, किसी काम में चला गया था और उस चक्कर में मैंने गलती कर दी, और इसीलिए लिखा रहता है बच्चों जब हम सड़कों पर निकलते होते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब वो दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो सम को सॉल्व करने की भी हो सकती है, गाड़ी को चलाने की भी हो सकती है। एनीवेज मैं फिर से बच्चों बात कर रहा हूँ, मुझे जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल बताना है, मैं वहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस मानता हूँ। उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उसकी शेप अमूमन वैसी ही ली जाती जैसे कि बॉडी की शेप होती, जैसे कि इस केस में स्फीयर था, मैंने बॉडी की शेप को भी स्फीयर मान लिया। अब तक तो माशाल्लाह आपको रट्टा पड़ चुका है इस चीज़ का। अब आपने क्या करा, देखा कि इस पूरे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान दिया, तो भैया फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई, और पोटेंशियल के लिए आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये आपका काम हो गया। तो बच्चों ये तो हो गई हमारे पास में बात सरफेस की, सरफेस की बात, सॉरी आउटसाइड की बात हो गई, फिर वही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब देख लीजिए बच्चों, इसके हमने यहाँ पर बात करी। अब दूसरा केस मैं लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर कौन सा, इसकी सरफेस का। पहला केस मैंने कौन सा, अभी जो मैंने ये सारा सॉल्व करा बच्चों वो किसके लिए किया, मैंने किया बच्चों आउटसाइड, बाहर के लिए। अब मैं इसकी सरफेस के लिए ही बात करता हूँ। अब सरफेस के लिए बात करता हूँ बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ कहीं मुझे मानना है मैं वहीं पर अपने मर्जी से एक हाइपोथेटिकल सरफेस एज्यूम कर लूँगा। ये लीजिए, जहाँ कहीं हमें मालूम करना बच्चों वहाँ पर मैंने अपने मर्जी से एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान ली। ये लीजिए, ये आपके पास में बच्चों सरफेस है, ये आपके पास में सरफेस है, सॉरी ये स्फीयर था, और जहाँ कहीं आपको मानना था वहीं पर आपने सरफेस मान ली, ये मैंने मान ली बच्चों। और जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमको जब गॉसियन सरफेस मानने को आएगी, जब सरफेस पर ही मानने को आएगी, तो हम उसको तनिक सा बाहर लेंगे, या यूँ कह लें कि मास को तनिक सा, हल्का सा, माइन्यूट सा इनसाइड लेंगे, या सरफेस को माइन्यूट सा आउटसाइड लेंगे। तो भैया आउटसाइड ले लिया, ये लीजिए आपने आउटसाइड ले लिया, तो ये आपकी गॉसियन सरफेस है GS। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ये डिस्टेंस स्मॉल r और ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, कैपिटल R। वो डिस्टेंस स्मॉल r और ये डिस्टेंस कैपिटल R। अब यदि मैं E के बारे में बात करूं बच्चों, तो E क्या होगा, E होगा इसका G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि फिर वही घिसी पिटी सी बात। आप क्या करेंगे बच्चों, इस बार देखिए, तो होल मास ऑफ द बॉडी इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। बॉडी का पूरा मास बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर है, पूरा का पूरा मास उसके अंदर है। और हम क्या करते हैं, हम हमारे केस को सहूलियत भरा बनाने के लिए हम यहाँ पर पूरे के पूरे मास को बच्चों इसके सेंटर पे लोकेटेड मान लेंगे। होल मास ऑफ द बॉडी विल बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। आपने पूरे के पूरे मास को उसके केंद्र पर केंद्रित मान लिया, और जब पूरे मास को आपने उसके सेंटर पे लोकेटेड मान लिया है, तो पूरा का पूरा मास इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहाँ पर आप फील्ड इंटेंसिटी बता रहे थे, वो पॉइंट आपने पूरे मास को यहाँ मान लिया। जब पूरे मास को आप यहाँ मान लेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R। तो फील्ड इंटेंसिटी ये आ गई। अब बच्चों बारी आती है पोटेंशियल निकालने की। जब पोटेंशियल निकालने की बारी आएगी तो इन्फिनिटी से कैपिटल R तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा E को। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये रहा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से 1 kg के मास को आप यहाँ तक उठा कर लाएंगे। बच्चों आप इन्फिनिटी से चलेंगे, 1 kg के मास को इस पॉइंट P तक लेकर आएंगे। यू टेक दैट 1 kg मास, यू टेक दैट 1 kg मास एंड ब्रिंग इट हेयर। आप 1 kg के मास को वहां से उठाइए और यहाँ तक लेकर आइए। तो अब लाने में आप जितना वर्क करेंगे बच्चों, उससे आप बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जब मैं 1 kg के मास को यहाँ पर ला रहा हूँ, तो मैं केवल उसके आउटसाइड चल रहा हूँ, मैं उसके इनसाइड तो गया ही नहीं।
सरफेस तक आया, ऑफ कोर्स सरफेस तक आया, लेकिन मैं जो भी चला बच्चों वो सिर्फ उसके आउटसाइड चला। इसलिए इलेक्ट्रिक, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, इसका वही फार्मूला लगाऊंगा जो आउटसाइड वाला था। तो आउटसाइड वाला फार्मूला क्या है? आउटसाइड वाला फार्मूला है बच्चों GM/r²। आउटसाइड वाला फार्मूला क्या बच्चों? GM/r²। भाई आप जब 1 kg के मास को, जब 1 kg के मास को आप यहां से उठाकर यहां तक लेकर आए, when you bring that 1 kg mass from this position to this position, then what you see, then you people are simply outside the sphere only, you didn't move inside it. Of course you approach the surface. At the surface gravitational field intensity is this, at the surface gravitational field intensity कितनी है? इतनी है। I agree, I admit completely, सरफेस तक आए हो सर, सरफेस पर भी तो आए हैं, तो सरफेस पर इतनी है बिल्कुल, लेकिन आप इन्फिनिटी से आके सरफेस पर आकर खत्म हो गए, वहीं आपने अपने आप को रोक दिया बस। तो उसके आउटसाइड रहे, तो आउटसाइड रहे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी बच्चों? GM/r², क्योंकि आप उसके सिर्फ आउटसाइड रहे हो, आप उसके अंदर नहीं गए। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी के ध्यान में आए कि सर उसके सरफेस पर आए, तो सरफेस पर आए, लेकिन सरफेस पर आने के बाद आपने अपनी यात्रा को खत्म कर दिया। तो जो फार्मूला लगेगा बच्चों वो केवल सरफेस वाला लगेगा, और सरफेस वाला लगा। अब यहाँ पर ये वही बात होगी बच्चों, GM और r² का, इसका r की पावर -1/-1, लिमिट क्या बच्चों? इन्फिनिटी से कैपिटल R, और इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, वो आ जाएगा -GM/r। तो दिस इज द पोटेंशियल at the surface and this is the field intensity at the surface, and ये पोटेंशियल आया बच्चों उसके आउटसाइड, और ये फील्ड आई उसके आउटसाइड। सारा कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। हमने जो सारा यहाँ पर काम किया है कि सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी इतनी है, पोटेंशियल इतना है, सरफेस के बाहर पोटेंशियल फील्ड इंटेंसिटी इतनी है और पोटेंशियल इतना है। अभी हमने ये वाला काम कर लिया बच्चों, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो तीसरा केस है, ये दोनों केसेस तो बच्चों ये वैसे के वैसे ही है जैसा थोड़ी देर पहले आपने स्फेरिकल शेल के देखे थे। स्फेरिकल शेल में भी बिल्कुल यही डिट्टो यही फार्मूला आया था, आपकी कॉपी में लिखे हुए बच्चों, मैंने तो बोर्ड पर से मिटा दिए, पर आपके समक्ष लिखे, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों यदि मैं क्या करता हूँ, यदि मैं इसके इनसाइड किसी पॉइंट की बात करता हूं तो क्या होगा, उस बारे में मुझे बात करनी है बच्चों। देखिए अब मैं अगर इसके इनसाइड अगर लेना चाहता हूं तो जरा गौर कीजिएगा, हम लोग यहां पर क्या पिक्चर हमारे सामने आएगी, उसके लिए मुझे बच्चों इसको मिटाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूं बच्चों, जहां पर आपको निकालना था वहां पर आपने सरफेस मान ली, पूरा का पूरा मास आपने सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, तो ये पूरा का पूरा मास इससे r डिस्टेंस पर है, ये आ गया, पोटेंशियल निकालना है, आपने इंटीग्रेट किया और ये आपके पास में आ गया। अब आपको जब यहाँ पर निकालना, तो यहाँ पर आपने सरफेस मान ली, पूरे के पूरे मास को आपने सेंटर पे मान लिया, ये डिस्टेंस कैपिटल R है, फील्ड इंटेंसिटी आ गई। पोटेंशियल निकालना आप ये करेंगे। अब आप जब E का लिखेंगे तो हम लोग गलती कर देते हैं, कई बार E की जगह हम इस ये लिख देते हैं, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला फार्मूला तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के लिए होता है, ये वाला फार्मूला सिर्फ सरफेस के लिए होता है। लेकिन आप इन्फिनिटी से कैपिटल R, मतलब आप इन्फिनिटी से चल के यहाँ तक आ रहे हो, मतलब केवल आउटसाइड चल रहे हो, इसलिए फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आउटसाइड वाला लगेगा, जो कि इतना था, ये रहा, वो रखा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। अब बच्चों मैं आगे, अगली बारी आती है मेरे पास में इसके इनसाइड की। मुझे पास में बच्चों इसके इनसाइड वाली केस आ रहा है, तो मुझे इसके लिए इसको मिटाना पड़ा। अब थोड़ा सा हमें भेजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर कुछ नई बात मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो आपको बात वैसे ही मिली थी जैसे कि आपको पिछले स्फेरिकल शेल में मिली थी। अब बच्चों मैं इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। जहां मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वहां पर मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस एज्यूम कर लूंगा। भाई जहां कहीं मुझे करना था वहां पर मैंने इस तरह से एक हाइपोथेटिकल सरफेस एज्यूम कर ली। अब बच्चों ऐसी सरफेस मैंने एज्यूम कर ली, ये लीजिए इसके इनसाइड मास है। जो मैंने सरफेस एज्यूम करी है बच्चों, उस सरफेस को हम लोग नाम दिया करते हैं बच्चों गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। उस सरफेस को हम लोग नाम दिया करते हैं बच्चों गॉसियन सरफेस। अब क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट लिया ना आपने, जिस पॉइंट पर आपने गॉसियन सरफेस मानी है,
इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसके बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस केस में क्या हो रहा है, उस पॉइंट के इनसाइड भी मास है, ये लीजिए ये वाला भी मास है बच्चों, जिसको मैं डबल शेडेड कर रहा हूं, इस पर भी मास है, और इस पॉइंट के आउटसाइड यहां पर भी मास है, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। इन द पास्ट केस, इन द प्रीवियस केस इट वाज अ स्फेरिकल शेल, जिसमें इधर मास नहीं था, लेकिन यहां पर इधर भी मास है। तो पॉइंट पी के इनसाइड भी मास है और पॉइंट पी के आउटसाइड भी मास है, पॉइंट पी के इनसाइड भी मास है और पॉइंट पी के आउटसाइड भी मास है। अब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जरा गौर कीजिएगा, अब असली बात आएगी बच्चों, जिसके लिए हम लोग ये पूरा गॉस लॉ पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए बच्चों। ये लीजिए साहब, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, gravitational field intensity at point P is produced only due to inside mass, is produced only due to inside mass, केवल उसके inside के mass के कारण होगी, is due to only inside mass but not outside mass, सिर्फ और सिर्फ बच्चों उसके इनसाइड के मास के कारण होगी, उसके आउटसाइड के मास के कारण नहीं होगी। इस पॉइंट पी पर जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, इस पॉइंट पी पर जितनी भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ इसके भीतर के मास के कारण आ रही है। इसके बाहर के मास के कारण कितनी आएगी, कोई इंटेंसिटी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ जिसको डबल शेडेड आपने किया उसके कारण होगी। क्योंकि गॉस लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है ना। तो पॉइंट पी पर जो आएगी बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ इस मास के कारण आएगी, इस मास के कारण नहीं होगी, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तो अब बच्चों ये इनसाइड वाला मास कितना है, सपोज कीजिए जो इनसाइड वाला मास है बच्चों, उसका मास मैंने सपोज कर लिया m डैश, कितना मान लिया, m डैश। इसका इनसाइड वाला जो मास है बच्चों वो m डैश है। अब मुझे वो निकालना है, वो कितना है, तो जरा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि दिस इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। अब चूंकि वो यूनिफॉर्म स्फीयर है इसलिए हर जगह मास एक जैसा होगा बच्चों। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास, भैया पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम का मास है बच्चों, कितना, कैपिटल एम। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम का मास है, कैपिटल एम। तो यूनिट वॉल्यूम का मास निकालिए बच्चों। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा, जिसे आप रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होगा m/4/3 पाई आर क्यूब। होप आपको समझ में आया बच्चों। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के कारण मास कितना, इतने वॉल्यूम का मास कितना, इतना। तो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा इतना। और यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है बच्चों, या यूं कहूं कि मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो होता है डेंसिटी। मास और वॉल्यूम इन दोनों का जो रेशो होता है बच्चों, उसे डेंसिटी कहा जाता है, उसे घनत्व कहा जाता है। तो इतने वॉल्यूम का मास है इतना, तो यूनिट वॉल्यूम का मास है इतना, जिसे आपने रो से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो आपने शेडेड स्फीयर लिया है बच्चों, जिसके कारण पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी, अगर मैं उसका मास निकालना चाहता हूं तो उसका मास क्या होगा, उसका मास होगा बच्चों डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम। भाई आपको मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपको इतने वाले का मास निकालना आपको, तो इतने वाले का मास क्या होगा बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वो जो आपने अंदर स्फीयर लिया है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। नेचुरल सी बात है बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, उसका वॉल्यूम होता है बच्चों, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और ये जो आपने स्फीयर माना है यहाँ पर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये आ गया साहब। अब देखिए इस बेसिस पर क्या होगा, m डैश की वैल्यू डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है बच्चों कितनी, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ हमने केस को बड़ा सिंपल बनाने के लिए बच्चों पूरे के पूरे हम लोग जो स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर था, उस सॉलिड स्फीयर को बच्चों हमने यूनिफॉर्मली माना। मतलब हर जगह मास एक जैसा है, हर जगह मास एक जैसा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं कि कहीं मास ज़्यादा कहीं कम। तो जो मास डेंसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आई। और फिर इसका वॉल्यूम कितना था बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। ये कुछ हो गया। अभी 4/3 कैंसल, पाई
कैंसल। और इस तरीके से बच्चों ये क्या होगा, m स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये लीजिए, ये m डैश आ गया, ये कितना आ गया बच्चों, m स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। इस तरीके से दिस इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, जो उसके अंदर का मास था, उसके अंदर का मास बच्चों ये आ गया, उसके अंदर का मास ये आ गया। अब उसके अंदर का मास ये, तो उसके कारण यहाँ पर पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, उसके इनसाइड के मास के कारण उस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, आप जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, अब आप ये जो आपने जो डबल शेडेड वाला जो लिया बच्चों, इस डबल शेडेड को आप पूरी तरह से सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो एम डैश मान था, इसको पूरे के पूरे मास को आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे, और ये पॉइंट पी पर आपको जहां निकालनी है, उस पॉइंट पी की उस एम डैश से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, तो एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और इस तरीके से बच्चों ये जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू कितनी बच्चों, m कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया। अभी आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होकर केवल आर बचेगा, और इस तरीके से बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी जी एम स्मॉल आर अपॉन कितना बच्चों, आर क्यूब। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये आपके पास है बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। हम एक बार फिर से समझते हैं बच्चों, हमको क्या करना है। हमें अभी तक देखिए, पिछला जो आपके पास में केस था जिसमें आपने स्फेरिकल शेल लिया था, वो एक सरलता पूर्वक वाला केस था बच्चों, मुझे बड़ी आसानी से मेरे लिए काम हो गया था। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी, थोड़ी सी जटिलता है मेरे सामने बच्चों। अगर मैं पॉइंट पी की बात करूँ, तो पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ इस मास के कारण आएगी, इस मास के कारण तो नहीं आएगी। तो यहाँ जो स्फीयर है बच्चों, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन पार्ट विच इज इनसाइड द पॉइंट which produces gravitational field, another is outside the point which does not produce gravitational field. Gauss law in gravitation says that because of any distribution of mass, अगर मैं किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूं, इंटेंसिटी नॉट द पोटेंशियल, इंटेंसिटी जो निकालता हूं, तो वो सिर्फ उसके भीतर के मास के कारण होती है, उसके बाहर के मास के कारण नहीं होती। तो बच्चों इस पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, वो सिर्फ उसके इनसाइड के मास के कारण होगी, आउटसाइड के मास के कारण नहीं होगी। अब आप देखिए, अब 4/3 पाई आर क्यूब, इतने वॉल्यूम का मास कितना है बच्चों। अगर मैंने इस पूरे स्फीयर के वॉल्यूम को, इसके रेडियस को कैपिटल आर एज्यूम किया, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इतने वॉल्यूम का मास है कैपिटल एम, तो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम का मास है बच्चों कैपिटल एम, तो यूनिट वॉल्यूम का मास होगा इतना। और यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है बच्चों, उसे हम लोग डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी मान लेते हैं, जिससे अमूमन बच्चों हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने रो से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब बच्चों इतने इसका मास देखें, तो इसका अब ये जो आपने ये जो लिया है एम डैश क्या, यहाँ पर ये किसका मास है, एम डैश इज द, मैं यहाँ पे बोलूँ एम डैश इज द मास ऑफ इनसाइड स्फीयर, मास ऑफ इनसाइड स्फीयर। जो आप जो पॉइंट पी है ना, उस पॉइंट के इनसाइड कौन सा मास है, वो वाला एम डैश है बच्चों। एम डैश इज द मास ऑफ द इनसाइड स्फीयर। वो क्या होगा बच्चों, मास की डेंसिटी इनटू नेचुरल बाय तो उसका वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना है, अब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये आ गया। और फिर बच्चों ये आपने सॉल्व करा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये आएगा। अब फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो अब क्या करेंगे, वही घिसी पिटी सी बात करेंगे बच्चों, पूरा का पूरा मास आप उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। द होल मास ऑफ द बॉडी, ये जो आपके पास में आया था, इतने वाले को कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे, और बाहर वाले मास से आपका कोई लेना देना नहीं रहा। तो आपके पास में फील्ड इंटेंसिटी ये आ जाएगी। आपने पूरे मास को एम डैश को सेंटर पे मान दिया, और पॉइंट पी की एम डैश से डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये आ गया बच्चों। अब बारी आती है फील्ड इंटेंसिटी के बाद पोटेंशियल निकालने की। अब जब पोटेंशियल निकालने की बारी आएगी बच्चों, तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों हम नेचुरल सी बात है, इसे इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक। ई को इंटीग्रेट करना आपको क्या करना है बच्चों, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक ई को इंटीग्रेट करना है। और जब आप ई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए एक्चुअली यहां पर हम देखें बच्चों, तो थोड़ा सा भेजा लगाने की जरूरत है। आपको इन्फिनिटी से चलना है,
ये लीजिए, सपोज कीजिए इन्फिनिटी, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगी सब चीज़ें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। इन्फिनिटी से बच्चों आपको यहाँ तक आना है, इन्फिनिटी से यहाँ तक आना आपको भाई। 1 kg के मास को, 1 kg के मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते हैं उस वर्क को ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलते हैं, उस पॉइंट का। तो 1 kg के मास को मैंने यहाँ से पिक किया, उसे उठा के यहाँ तक लेकर आया। आई नीड टू डू सम वर्क, आई नीड टू डू सम वर्क। और वो जो वर्क होगा बच्चों वो कैसे होगा, तो देखिए इन्फिनिटी से जब आप यहां तक आएंगे तो एक्चुअली यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों वो दो तरीके से वैरी कर रही है, जैसा कि थोड़ी देर पहले स्फेरिकल शेल में भी कर रही थी। इन्फिनिटी से 1 kg के मास को जब मैं यहां तक लाया तो आई नीड टू डू सम वर्क। मुझे कितना वर्क करना पड़ा, मैं बच्चों इन्फिनिटी से स्मॉल r तक जब आ रहा हूं तो मैं एक्चुअली यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दो तरीके से वेरी कर रही है। इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, मतलब उसके आउटसाइड बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है gm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यही है, आप गौर कीजिए, आप जब इन्फिनिटी से 1 kg के मास को यहां से उठा के यहां तक लेकर आते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली दो तरीके से वेरी कर रही है। अगर इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, मतलब आउटसाइड देखा जाए, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये थी भाई, आउटसाइड ये थी। और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक मतलब अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपके सामने लिखा बच्चों, वो क्या है, gm स्मॉल आर अपॉन r क्यूब dr। ये लीजिए भाई, जब आप इन्फिनिटी से 1 kg के मास को यहां तक लाते हैं तो यहां से उठाकर यहां तक लाने में जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है वो ये वाली है। और उसके इनसाइड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ये है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने जब स्फेरिकल शेल लिखा था तो स्फेरिकल शेल में क्या था, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक तो कितनी थी, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक तो बच्चों ये थी, आउटसाइड ये थी, और उसके इनसाइड मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक बच्चों वो 0 थी। आपकी कॉपी में लिखा हुआ, आप चेक कीजिए, ये कहां पर थी, उसके आउटसाइड, और ये कहां पर थी, उसके इनसाइड। वो 0 थी इसलिए लिखना बड़ा आसान था, काम बड़ी जल्दी हो गया था। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मुझे मेहनत करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी, करेंगे। अब भाई ओखली में मुंह दे दिया है तो मूसलों से तो डरने वाले नहीं हम। तो बच्चों ये gm/r² आउटसाइड ये थी और इनसाइड ये थी, ऐसा ही कुछ था। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है। अब बच्चों क्या होगा, इसे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये v बराबर कितना, ये कैपिटल G कैपिटल M, और यहाँ बच्चों r की पावर -2 का इंटीग्रेशन r की पावर -1 अपॉन -1। रटा यार, बहुत बार कर लिया, आप तो बोर हो गए इसको कर करके। ये लीजिए, ये इन्फिनिटी से कैपिटल आर, ये इन्फिनिटी से कैपिटल आर क्योंकि लिमिट ये। और इनसाइड अगर देखें बच्चों तो इनसाइड में अगर देखिए आप तो gm/r³ है भाई। क्या चीजें कांस्टेंट है, कैपिटल gm/r³ कांस्टेंट है। अगर वेरी कर रहा है बच्चों तो वो ये स्मॉल r वेरी कर रहा है। और स्मॉल r का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल r का इंटीग्रेशन होगा बच्चों स्मॉल r की पावर 1+1 अपॉन 1+1। जितनी पावर होती है उसमें एक बढ़ा दिया करते हैं। अभी स्मॉल r की कुछ भी पावर नहीं लिखी थी, अगर स्मॉल r की पावर कुछ भी नहीं लिखी थी मतलब 1 लिखी थी, ये लीजिए। और यहां पर बच्चों मैंने r से लेकर स्मॉल r तक उसको इंटीग्रेट करना है, कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक। तो देखिए कैपिटल GM और r की पावर -2 का r की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट क्या बच्चों, इन्फिनिटी से कैपिटल R थी। और यहाँ gm/r³ और r की पावर 1 का बच्चों ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसको पुट कर दीजिए, इसको पुट कर देंगे बच्चों तो -gm, और ये बिल्कुल रटा रटाया बच्चों। अब तो मैं बोर हो चुका हूं, आप भी बोर हो चुके होंगे, ये आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों gm, और ये क्या होगा, 1+1 आपने बचपन में पढ़ा था बच्चों 2 होता है, याद आ रहा होगा। ये लीजिए 2 होता है भैया, ये 2r³, और फिर ये स्मॉल r² और ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। भैया आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये r की पावर 2 हो गया, ये लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r हो गई, सिंपल। अभी क्या होगा, v बराबर होगा बच्चों -gm/r, और इधर क्या होगा बच्चों, इधर हो जाएगा कैपिटल GM। अच्छा एक मिनट, माइनस साइन यहाँ पर नहीं आया, हाँ, यहाँ पर नहीं आया भैया, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर प्लस ही है।
अभी ये तो हो गया GM अपॉन 2r³ और इधर क्या होगा बच्चों, लिमिट पुट करेंगे, स्मॉल r की जगह पहले स्मॉल r पुट कीजिए, फिर स्मॉल r की जगह बच्चों कैपिटल R पुट कीजिए। स्मॉल r की जगह पहले स्मॉल r पुट किया, फिर स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट किया। ये कुछ कहानी हमारे समक्ष आ गई है भैया, ये कहानी हमारे समक्ष आ गई है। एनीवेज, अब एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर देखें तो GM यहाँ पर भी है, GM यहाँ पर भी, यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर 2r³ है और मुझे LCM लेना पड़ेगा। LCM लूंगा तो क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर कैपिटल R था, यहाँ पर 2r³ था, तो नेचुरल बात है मुझे यहाँ पर 2r² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2r² का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लीजिए, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इनमें से -GM/r कॉमन निकाल दिया, -GM बाय कैपिटल R कॉमन निकाल दिया। भाई GM इत्थे भी हैगा तो GM इत्थे भी हैगा भाई, कैपिटल R इत्थे भी हैगा तो इत्थे भी हैगा, माइनस साइन असी कॉमन कर लेता भाई, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल दिया। तो जब मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो इधर बचेगा 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा बच्चों माइनस ऑफ स्मॉल r² माइनस कैपिटल R² अपॉन 2r²। ये हो गया भाई, ये पूरे को कॉमन निकाल देंगे तो इधर बचेगा 1, और इधर से माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे तो स्मॉल r² माइनस कैपिटल R² अपॉन 2r², ये आएगा। अब माइनस साइन क्यों आ गया, क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाल दिया तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। अब ये तो देखिए मैं आपको 2-3 बार समझा चुका हूँ कि पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड मास के कारण आती है, आउटसाइड मास के कारण नहीं आती है। इनसाइड वाला मास निकाल दिया और उस तरीके से आपने फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी, पूरे के पूरे मास को अपने सेंटर पे मानते हुए। तो ये तो हम समझ चुके बच्चों। अब मैं इससे मिटा देता हूँ, क्योंकि अब तो मैं इससे 2-3 बार बता चुका हूँ। अब चलिए साहब, हमने ये फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी थी, अब पोटेंशियल के बारे में हम जैसा बात कर रहे हैं बच्चों, अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर LCM वगैरह लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, -GM बाय कैपिटल R, और LCM लीजिए बच्चों, तो LCM लेंगे तो इधर कितना आएगा, 2r²। भाई जब LCM लेंगे तो ये 2r² का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2r² का 1 में मल्टीप्लाई होगा बच्चों ये, और फिर माइनस स्मॉल r² हो जाएगा। भाई ये 2r² यहाँ पर आ गया, माइनस स्मॉल r²। अच्छा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चों, ये लीजिए, और अपॉन में कितना, अपॉन में बच्चों 2r², 2 कैपिटल R², कैपिटल R है ना, ये लीजिए, ये कैपिटल R था। अगेन आई से व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने इस 2r² का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2r² का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, माइनस स्मॉल r² माइनस माइनस प्लस, ये कुछ आया। अब बच्चों क्या होगा, v बराबर माइनस GM, और ये 2r² प्लस r² विल बिकम 3r²। भाई देखिए ये 2r² है, ये r², ये 3r² माइनस स्मॉल r², और अपॉन में कितना, r इंटू 2r², मतलब कितना बच्चों, 2r³। वापस से 2r³ हो गया। ये लीजिए आपके पास में क्या आ गया बच्चों, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया बच्चों। ये कहां पर आया, उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर। हमने ये एक सॉलिड स्फीयर लिया था, एक सॉलिड स्फीयर भी कैसा, एक ऐसा स्फीयर बच्चों जो कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर आपने फील्ड इंटेंसिटी निकाली बच्चों, वो कितनी आई थी, वो आई थी G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन r³, ये आई थी। ये क्या आई थी, फील्ड इंटेंसिटी, ये फील्ड इंटेंसिटी आई थी। और जहां तक पोटेंशियल का सवाल है बच्चों, वो आपके सामने लिखा है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ा, कोई बात नहीं, आंसर तो आ गया अच्छी तरह से हमारे पास। चलिए साहब, ये आ गया। अब क्या करता हूँ बच्चों, मैंने ये इनसाइड किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बताई और पोटेंशियल बताया। अब स्पेसिफिकली अगर मैं सेंटर की बात करूं बच्चों, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यदि बच्चों मैं इस स्फीयर के सेंटर की बात करूं, तो सेंटर मतलब यहाँ पर। अब जब मैं यहाँ पर रहूंगा बच्चों, तो यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, जब मैं सेंटर पर रहूंगा तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी। आप वहीं पे बैठे बैठे खोपड़ी लगाइए, जहां पर बैठकर वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, तो आप देखेंगे सेंटर पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि आप जो डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, वो सेंटर से लेते हैं। यू पीपल आर टेकिंग दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब जब आप सेंटर पर ही हैं तो स्मॉल r की वैल्यू 0, और स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाने से बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो आएगी कैपिटल G कैपिटल M इंटू 0 अपॉन r³। और इस तरीके से
जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो जीरो आएगी। अगेन आई एक्सप्लेन यू पीपल, देखिए फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या होगी, कैपिटल जी कैपिटल एम, और ये स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, जीरो है। स्मॉल आर की वैल्यू जीरो अपॉन आर क्यूब है। और इस तरीके से बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, यस जीरो आ गई बच्चों, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू जीरो पुट कर देने से न्यूमरेटर में जीरो आ गया। और अगर न्यूमरेटर में जीरो है तो भैया उसको काय से भी डिवाइड कर दो, उसको काय से भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत डीठ किस्म का प्राणी होता है वो जीरो ही रहता है। ये आ गया। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या आ रहा है बच्चों, पोटेंशियल आ रहा है माइनस जी एम और फिर ये 3r² माइनस जीरो का स्क्वायर। भाई स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है ना, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है। कैपिटल आर तो स्फीयर की रेडियस है, वो जीरो नहीं होगी कि हम बोले कि साहब हम कैपिटल आर को भी जीरो कर देंगे, नहीं। कैपिटल आर तो ज्यो का त्यो एज इट इज रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। और ये 3r² माइनस जीरो का स्क्वायर आपके पास में कुछ ये आ गया। और इसको बच्चों हम लोग आगे लिखें तो क्या लिखेंगे, जी एम 3r² अपॉन 2r³। अभी क्या होगा बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बच्चों कितना, -3/2 इंटू कितना, -gm/r। ये आ गया। So this is the potential at the center and this is the gravitational field intensity at center। उसके सेंटर पर बच्चों, उसके ठीक केंद्र पर, उसके ठीक सेंटर पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी और उसके ठीक सेंटर पर बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होगा वो इतना होगा। पिक्चर क्लियर हुई होगी, कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों, फील्ड इंटेंसिटी इतनी और पोटेंशियल इतना। भाई क्योंकि आप जब सेंटर पर निकाल रहे हैं तो सेंटर पे बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है, सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू जीरो और सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू जीरो कर दोगे तो उस हिसाब से आपके पास में फील्ड और पोटेंशियल आ जाएंगे। तो ये आ गया। अच्छा आप देखिए ये कहाँ पर आया पोटेंशियल, सेंटर पर आया। अब मैं यहाँ पर एक और बात बताता हूँ बच्चों थोड़ी सी आपको, कि सेंटर पर पोटेंशियल निकाला और कितना आया, वो आ रहा है बच्चों -3/2 gm/r। और यहाँ पर देखिए सेंटर पे जो पोटेंशियल आया बच्चों वो आ गया -3/2 इंटू कितना, जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। अब ये आप अगर देखें बच्चों तो ये -3/2 और जीएम बाय कैपिटल आर क्या होगा, जीएम बाय कैपिटल आर देखिए थोड़ी देर पहले आपने डिराइव किया था बच्चों, वो सरफेस पर पोटेंशियल था। जी एम बाय आर कहाँ पर था बच्चों, सरफेस पर आपने लिखा है। तो उस बेसिस पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन साथ में लेते हुए इसको मैं एक्चुअली ऐसा लिख सकता हूँ ना, मैं अगर यूँ कहूँ कि ये जो मेरे पास में आया ये सेंटर पर आया, सेंटर पर जो आया बच्चों उसको मैं 3/2 टाइम्स ऑफ माइनस gm/r लिख सकता हूँ। और ये जो आया था बच्चों ये कहाँ पर आया था, ये जो पोटेंशियल आया था ये कहाँ पर आया था, सरफेस पर। दिस वाज द पोटेंशियल एट सरफेस, -gm/r पोटेंशियल कहाँ पर था बच्चों, सरफेस पर। तो सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल में ये रिलेशन है, ये भी हम याद रख सकते हैं कि सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होगा। सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का क्या होगा बच्चों, 3/2 टाइम्स। इस तरीके से हमारे पास में जो है बच्चों हमने एक सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड भी कौन सा, यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल निकाला और सरफेस के पोटेंशियल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करा। तो हमने जो कुछ पढ़ा बच्चों एक बार उसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, हमारे पास में बच्चों एक यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर था। यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर मतलब हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा। अब इसमें मैं अगर बात करूं बच्चों एक ऐसा स्फीयर जिसका मास कैपिटल एम, जिसकी रेडियस कैपिटल आर। अब इसमें पहला केस ले रहा हूं बच्चों मैं इसके आउटसाइड। यदि मैं इसके आउटसाइड की बात करता हूं, यदि इसके बाहर की बात करता हूं तो आउटसाइड क्या होगा बच्चों, आउटसाइड जो डिस्टेंस होगी स्मॉल आर वो कैपिटल आर से ज्यादा होगी। भाई आउटसाइड जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल आर से क्या होगी, ज्यादा होगी। और कैपिटल आर से अगर वो डिस्टेंस ज्यादा है तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या देखी, वो आपने देखी बच्चों gm अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, gm अपॉन कितना, स्मॉल आर स्क्वायर, ये लीजिए। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या देखा बच्चों आपने, पोटेंशियल देखा -gm/स्मॉल r, ये रहेगा। अब उस बेसिस पर बच्चों क्या होगा, e स्मॉल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और v स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
आउटसाइड किसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो आउटसाइड उसके किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये आ रही है, पोटेंशियल ये आ रहा है, और ये किस तरह से वेरी कर रहे हैं आप देख रहे हैं। और यहां पर इन फार्मूलों को गौर कीजिए बच्चों, ये बिल्कुल वैसे ही आए हैं जैसे कि स्फेरिकल शेल में आए थे। स्फेरिकल शेल का पन्ना पलटा कर देखिए कॉपी का, यही कहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में बच्चों अगली बात आती है सरफेस की। यदि मैं सरफेस की बात करता हूं तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी। इफ आई एम टॉकिंग पार्टिकुलरली अबाउट दिस सरफेस, देन व्हाट आई फाइंड स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड एट दैट पॉइंट ई इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ई इक्वल टू आएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये सरफेस पर आ गया बच्चों। और रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा बच्चों माइनस माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। तो ये बच्चों सरफेस पर ये आ गया और पोटेंशियल ये आ गया। और यहाँ पर भी फार्मूले वैसे ही बनकर आए हैं जैसा कि थोड़ी देर पहले बच्चों स्फेरिकल शेल में आए थे। तो ये दोनों केसेस तो बच्चों डिट्टो वैसे के वैसे ही है जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने स्फेरिकल शेल में देखा। लेकिन तीसरा केस बच्चों यदि हम लोग लेते हैं आउटसाइड, आउटसाइड लेते हैं बच्चों, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगी। आउटसाइड अगर मैं लेता हूं तो बच्चों स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा होगी। और उस केस में वो तो ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब मैं इन साइड की बात करता हूं, टॉकिंग अबाउट इन साइड। और इन साइड में क्या होगा बच्चों, इन साइड में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी, कम होगी। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने देखा क्या आया, जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये आया। और जहां तक पोटेंशियल का सवाल है तो बच्चों वो आया माइनस जी एम इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये कुछ आ गया बच्चों। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में यदि हम इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताएं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इसके इनसाइड आ रही है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एज यू कैन सी सामने, बिल्कुल आमने सामने बात हो रही है इनकी। और यहाँ पोटेंशियल के बारे में बात करें बच्चों तो पोटेंशियल जो है वो माइनस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जहां तक फील्ड इंटेंसिटी की बात है बच्चों, उसके इनसाइड की बात करें तो इनसाइड स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी। और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगी तो ई की वैल्यू स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होगी और v की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये दो बातें हैं बच्चों जो हमें यहाँ पर हमेशा कंठस्थ रखनी है, हमेशा याद रखनी है। हमने जो भी कुछ करा बच्चों हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उसके ऊपर एक ग्राफ बना लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप ये तो देख चुके हैं बच्चों कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी क्योंकि सेंटर पर जो आपके पास में बच्चों स्मॉल आर है वो जीरो था और स्मॉल आर की वैल्यू जीरो कर देने से अब फील्ड इंटेंसिटी जीरो आ गई थी। और पोटेंशियल भी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सेंटर में पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का से ज़्यादा होता है, 3/2 टाइम्स होता है। तो उसी आधार पर बच्चों मैंने यहाँ पर एक सॉलिड स्फेयर लिया, ये लीजिए मैंने एक सॉलिड स्फेयर लिया, ये एक सॉलिड स्फेयर लिया बच्चों और ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों किसके बीच में, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्मॉल आर और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्मॉल आर और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये लीजिए। और मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगी और ये डिस्टेंस माइनस आर हो जाएगी। भाई आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं, जब सेंटर से आप यहाँ तक पहुँचे, जब आप सेंटर से यहाँ तक पहुँचे तो ये कैपिटल आर हो गया और जब सेंटर से यहाँ तक पहुँचे तो ये माइनस आर हो गया। सेंटर पे तो स्मॉल आर जीरो, सेंटर पे स्मॉल आर जीरो। अब जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वैसे वैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये मैं ई और आर के बीच में जैसा ग्राफ बना रहा हूँ, ये सेंटर ओ है, ये रहा सेंटर ओ। अभी आप देखिए इनसाइड क्या है, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बच्चों स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनसाइड ई की वैल्यू स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं बच्चों व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो उनके बीच में बनने वाला जो ग्राफ होता है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। जब मैं बच्चों अगर इसके इनसाइड इनसाइड की बात करता हूँ तो ई स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ई स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो ई स्मॉल आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, तो उनके बीच में जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। देखिए, और सेंटर पे कितनी आ रही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, 0, बकायदा ग्राफिकली वो वेरीफाई हो रहा है, बकायदा वो ग्राफिकली वेरीफाई हो रहा है। और यहाँ अंदर प्रोपोर्शनल स्मॉल आर के, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहा। और फिर उसके बाद में आउटसाइड जब हम जाएंगे बच्चों, तो आउटसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। आउटसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी बच्चों वो कुछ ऐसी आएगी, ये लीजिए, आउटसाइड ऐसी आएगी। भाई अगर आप बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस पे कितना आएगा, सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो GM बाय कैपिटल आर स्क्वायर आ रही है। उसके आउटसाइड देखें तो कितनी आ रही है, वो आ रही है बच्चों GM बाय स्मॉल आर स्क्वायर, वो GM बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ पे कितनी आ रही है, GM बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके इनसाइड अगर देखें तो उसके इनसाइड कितनी आ रही है, उसके इनसाइड आपने देखी बच्चों वो आ रही है कितनी, G कैपिटल M स्मॉल r अब इनटू अपॉन कितना r क्यूब। अब नेचुरल सी बात है ना भैया, नेचुरल सी बात है कि अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ ऐसा बना। सरफेस पर जाकर ये हो गया और इधर ऐसा हो गया। और बच्चों, अब मैं अगर ये तो मैंने किसकी बारे में बात करी, ये तो मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस और फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करी। अब मैं फील्ड इंटेंसिटी की बजाय अगर मैं पोटेंशियल ले लूँ बच्चों, अगर मैं फील्ड इंटेंसिटी की बजाय पोटेंशियल ले लूँ, क्या ले लूँ, पोटेंशियल, तो क्या पाता हूँ। अब जब मैं पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा बच्चों, तो मैं क्या देखूंगा, देखिए पोटेंशियल जो है इसमें अगर देखा जाए तो बच्चों सेंटर पर जो पोटेंशियल था, अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था सेंटर में पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होगा, 1.5 टाइम्स होगा। और नेचुरल सी बात है बच्चों, और यहाँ मैंने जैसा बताया कि V माइनस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। जरा गौर कीजिए, पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसा बनेगा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा, मैंने एक थोड़ा सा रफ करके बनाता हूँ, ये लीजिए, ये ऐसा ग्राफ। यहाँ एक्चुअली जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो पैराबोलिकल बनेगा, क्योंकि देखिए ये V प्रोपोर्शनल माइनस आर स्क्वायर के, और जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, when one quantity is proportional to square of another, then graph plotted between them is a parabola, पैराबोला होगा बच्चों। और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये लीजिए, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। अभी आप देखिए अंदर पोटेंशियल क्या था, अंदर पोटेंशियल था बच्चों माइनस G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन r क्यूब, अंदर पोटेंशियल ऐसा था। सरफेस पर अगर निकालें तो सरफेस पर है बच्चों माइनस GM बाय r स्क्वायर, और सरफेस के बाहर कितना है बच्चों, माइनस GM अपॉन स्मॉल r। ये क्या आर स्क्वायर लिख दिया था, उसको आर कर लीजिएगा, ये लीजिए। तो अब आप देखिए, आप क्या अंदर देखिए पोटेंशियल, तो अंदर जो पोटेंशियल है, सॉरी अंदर पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, माइनस GM बाय 2r क्यूब इंटू, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे भाई, बहुत बड़ी स्पेलिंग की जगह मैंने एक बहुत छोटी सी स्पेलिंग लिख दी थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो बच्चों ये जो हमारे पास में है, आप देखिए यहाँ पर आप दोनों ही केस में, अच्छा एक बात आप नोटिस कीजिए, फिर भले वो स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फेयर हो, भले वो स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड स्फेयर हो, आप दोनों ही केस में एक बात नोटिस करेंगे कि जो फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम सरफेस पर ही आ रही है। इससे पिछला वाला डायग्राम देखिए, पिछले वाले डायग्राम में क्या था, अंदर बिल्कुल जीरो ही थी, एकदम बोले तो जीरो, बिल्कुल जीरो थी, लेकिन सरफेस पर जाकर मैक्सिमम थी, माइनस GM बाय इतनी थी। और दूर जाओगे तो जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, और जब स्मॉल आर बढ़ता जाएगा तो नेचुरल सी बात है फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी जो बच्चों वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। और यही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ अंदर जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, ये जो ग्राफ बन रहा है ये पैराबोलिकल बन रहा है। पैराबोलिकल क्यों बन रहा है, अगर एक क्वांटिटी बच्चों दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच में बनने वाला ग्राफ जो होता है बच्चों वो पैराबोला होता है, परवलयाकार जिसे हिंदी में कहा जाता है। और बाहर जाने पर बच्चों ये जो है वो स्मॉल r बटे में आ रहा है। और अगर एक क्वांटिटी बच्चों दूसरी क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उनके बीच में जो बनने वाला ग्राफ होता है बच्चों वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और वो हमने देखा बच्चों यहाँ पर, तो बाहर और सरफेस पर ये वाले जो दो केस थे बच्चों, ये वाले जो दो केस थे, ये दोनों केस में सेम आ रहे हैं, वेदर यू टॉक अबाउट स्फेरिकल शेल और यू टॉक अबाउट सॉलिड स्फीयर, वो दोनों केस में सेम आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं
इनसाइड की बात करूं तो वहां तो भैया ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो थी, यहां पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। और अंदर यहां पर देखा जाए बच्चों तो पोटेंशियल का ग्राफ क्या है, पैराबोलिकल। तो ये दोनों जो हमने केस देखे बच्चों, ये दोनों केसेस जो है बहुत ज्यादा काम के हैं और जनरली जो बच्चों न्यूमेरिकल्स बना करते हैं वो इन्हीं पर बना करते हैं।